तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। तो जैसा आपको पता है 17 एमसीक्यूज़ आएंगे सेक्शन ए में, आपके जितने भी पेपर्स होंगे 17 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ उन सबको सॉल्व करते हैं, किस तरह के आए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो ये तो बुक का एमसीक्यूज़ है, एज इट इज़ आ गया, ठीक है, कि कौन से सैंपल में उतने ही एटम्स होंगे जितने 20 ग्राम कैल्शियम में होते हैं। तो 20 ग्राम कैल्शियम में हमारे पास कितने 0.5 मोल हो गए ना, मोल चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल की ना भी बात करो, उसका शॉर्टकट ये है ना कि 20 ग्राम कैल्शियम से मुराद 0.5 मोल्स हो गए। अब यहाँ देख रहे थे कि 0.5 मोल कहाँ है, ये 16/32 ये हो गया 0.5 मोल, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये होगा 20/12, ये 0.5 नहीं बन रहा, ये कट गया। ये 19/39, ये भी 0.5 नहीं बन रहा, ये भी कट गया। ये 24/24, ये तो 1 बन रहा है कम, ये भी कट गया। तो 16 ग्राम सल्फर में भी 3.01 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे, जबकि 20 ग्राम कैल्शियम में भी होंगे। चाहे तो आप एवोगाड्रो नंबर से भी कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर दोनों के मोल बराबर हैं तो लाजमी दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल भी बराबर होंगे। ये शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट भी सीखो आप एक करके। नंबर 2, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी? बहुत आसान सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर में आपको पता है रेट लॉ में कंसंट्रेशन आती ही नहीं है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड ना, सी ऑप्शन। क्लियर है? ये समझ आई बात, आगे क्लियर है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की है, दैट्स मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। समझ में आ रही बात? नहीं आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से, ठीक है, परेशान नहीं होना है। नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी इज डैश। ठीक है, तो 1.5 मोल्स ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम का सवाल आ गया। द वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर किसकी होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, ऐसे ही होता है। तो ये हो गया हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ये हो जाएगा 33.6 TM³। ठीक है, क्लियर है? अभी तक तो आसान चल रहे हैं एमसीक्यूज़ है। नंबर 4 है, मायोनेज या मायोनीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलोइड। मायोनीज किस तरह का कोलोइड होता है हमारे पास? अब देखो, कोलोइड के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि कोलोइड के अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है ना कोलोइड्स आते हैं, जेल, एरिसोल, इमल्जन, फोम। इमल्जन किसे कहते हैं कि जब दो लिक्विड्स इनसॉल्युबल एक साथ जब हमारे पास आ जाते हैं तो वो इमल्जन कहलाते हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर। तो ये दो लिक्विड्स जो कि इनसॉल्युबल एक साथ आ जाते हैं तो ये इमल्जन कहलाता है। तो इमल्जन तो नहीं होगा, एरोसोल भी नहीं होगा। एरोसोल क्या होता है? स्प्रे। जैसे स्प्रे नहीं होता हमारे, मस्कीटो स्प्रे वगैरह होता है, उसको एरोसोल कहते हैं, रूम फ्रेशनर, बॉडी स्प्रे, ये हो गया। अब या तो जेल है या तो फोम है। क्या चीज़ होता है ये मायोनेज? फोम किसे कहते हैं? फोम कहा जाता है फ्रॉथ को। मतलब झाग को कहा जाता है ना, तो क्या मायोनेज झाग जैसा होता है? ठीक है, तो ये हमारे पास मायोनीज जो है वो जेल टाइप कोलोइड हमारे पास होता है, जेल जैसा होता है, जेली जैसा जिसको हम कह सकते हैं। जेल में समटाइम लाइक जेली। ठीक है भाई, तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 5 है, अंडर सिमिलर कंडीशंस हीलियम डिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन मीथेन। इसका शॉर्टकट है, अंडर रूट लिया आपने, ऊपर रखा आपने 16 मीथेन और नीचे रखा आपने 4, 4 1 4, 4 16, 4 का रूट निकला 2 टाइम्स, सही है, 2 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज करेगा। नंबर 6, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है? बताइए। क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लास्टिक, कॉपर, टर्निंग्स।
प्लास्टिक तो हमारे पास है, प्लास्टिक तो ऐसे ही कट गया। ग्लास भी हमारे पास सॉलिड होता है, ग्लास भी कट गया। कॉपर टर्निंग और क्वार्ट्स, कॉपर टर्निंग कॉपर के पीसेस, ये नहीं होता है। क्वार्ट्स जो है ना वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्वार्ट्स जिसका SiO2 होता है ना, सिलिका, क्वार्ट्स ग्लास होता है ना, क्वार्ट्स क्रिस्टल की टाइप की चीज़ होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। नंबर 7, अच्छा देखो मैंने देखा है कि pH अगरचे रिड्यूस हो गया लेकिन दे रहे हैं pH ना, तो pH वैसे आता है, तो कोशिश करोगे pH रिपीट कर लेना। 9th-10th में तो पढ़ा ही है, सेम है, तो मैं यहाँ पे ये सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसे रिड्यूस है ये, लेकिन अक्सर मैंने देखा pH के न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं, तो मैं pH यहाँ देख लेता हूँ। आसान है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, अगर ये आ भी गया तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन इज डैश, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन का pH कितना निकलेगा? तो देखो सबसे पहली बात तो इसका pH तो निकलेगा नहीं, इसका pOH निकलेगा, चूँकि ये बेस है, OH आ गया ना भाई, बेस है। अब pOH कितना निकलेगा? पॉइंट के बाद कितना नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसका pOH हमारे पास निकल जाएगा कितना भाई? इसका pOH निकल जाएगा हमारे पास 1। फिर pOH, तो pH कितना निकलेगा सर? हमें पता है कि pH प्लस pOH किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। तो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस pOH, ये हो जाएगा 14 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा? 13। तो 13 है आंसर में, ये रहा 13। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो मैट्रिक में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी किया तो कर सकते हैं, नहीं मैं नहीं भी सिखाऊं तो आपको आना चाहिए pH, ठीक है। कोई नई चीज़ तो नहीं है, क्लियर है? समझ में आ गया? 7 MCQ सबको, तो मसला किसी भी MCQ में तो पूछ लें। आगे बढ़े, आगे बढ़े। डाउन एरो दबा दे, डाउन खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। MCQ नंबर 8 है, A non-polar molecule with bigger size will experience dash। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या एक्सपीरियंस करता है? कौन सा इंट्रामोलिकुलर फोर्स बताइए? लंदन डिस्पर्जन फोर्स, LDF, लंदन फोर्सेस, पता है ना? ये चैप्टर नंबर 3 से आया। इफ द रेडियस ऑफ जिंक प्लस 2 माइनस दिस एंड S माइनस 2 माइनस दिस, द रेडियस रेशियो ऑफ जिंक प्लस जिंक सल्फाइड विल बी डैश। देखो रेडियस रेशियो का MCQs आ सकता है। रेडियस रेशियो बराबर किसके होता है? इट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन के रेडियस से जब एनाइन के रेडियस को डिवाइड किया जाता है तो ये रेडियस रेशियो कहलाता है। तो यहाँ कैटाइन का रेडियस कितना है? कैटाइन मतलब पॉजिटिव आइन है, वो है 0.74। ये बुक का MCQs है, ठीक है। एनाइन का रेडियस कितना है? दिस इज 1.84। कितना आ गया ये? सॉल्व करें इसको, 0.40, उसका सी ऑप्शन आ जाएगा। सही, क्लियर है? MCQs 10 है, सम रिएक्शंस आर नियरली टू कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आइडेंटिफाइड बाय देयर डैश। ये चैप्टर नंबर 7, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या कह रहे हैं? कुछ रिएक्शंस कंप्लीशन टू फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। कब ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है? जब किसी की वैल्यू क्या होगी? वेरी हाई, वेरी लो, या वेरी हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा H, वेरी लो वैल्यू ऑफ डेल्टा H। तो डेल्टा H का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब किसी की वैल्यू हाई होती है कि लो, जब फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। चलो मैं बता रहा हूँ, छोड़ दो, नहीं याद होगा, भूल जाओ, दोबारा से सुनो, काफ़ी लंबा टाइम है तो आराम से सीखते रहे चीज़ों को। तो कुछ रिएक्शंस इन द कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब यही हुआ ना, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और ये कब होगा? मतलब किसी की वैल्यू में अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेंगे और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, तो केसी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? बी की वैल्यू निकल कर आएगी। तो वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। याद है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? 3 केस कराए थे। केसी की वैल्यू बहुत वेरी लार्ज हो, वेरी स्मॉल हो या मॉडरेट हो, 1 हो,
ठीक है, तीनों में एक में फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, एक में बैकवर्ड डायरेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, और एक में क्या होता है हमारा दिस इज 1 होता है। याद है सबको? 11 एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज डैश, चैप्टर नंबर 8। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दो ही एम्फोटेरिक होता है, तो देख लो कौन सा है। जिंक ऑक्साइड एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वो भी करेक्ट आंसर होता। पता ये बात सबको? 12 एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन डैश। ओके, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर से आया एमसीक्यूज। क्या कह रहे हैं? स्पिन क्वांटम नंबर +12 है, ठीक है, होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना ये, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन डैश, तो उसका तो बड़ा सिंपल हो गया, एस ऑर्बिटल। चूँकि -1 पी डी और एफ में तो होता है, लेकिन एस में आपको पता है तो 0 होता है, सिर्फ एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है, 0 होती है, तो -1 तो पॉसिबल ही नहीं है एस ऑर्बिटल का। समझ में आया? नया एमसीक्यू था बट लॉजिकल है, आसान है, तो मसला क्लियर है? तो समझ में नहीं आया तो पूछे लास्ट में। 13 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल द सेंट्रल एटम यूज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन फॉर्मिंग बॉन्ड? किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी? देखो sp2 शॉर्टकट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो शेप कैसा आता है? ट्राइगोनल आता है। इन सब में ट्राइगोनल शेप किसका होगा? BCl3 का होगा, H2S नहीं होगा चूँकि एंगुलर शेप आएगा इसका, है ना। NH3 नहीं होगा चूँकि इसका शेप आएगा पिरामिडल। PCl3 का शेप भी हमारे पास कैसा आएगा? पिरामिडल। तो जो ट्राइगोनल शेप का होगा उसी के अंदर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। भाई करके भी देख सकते हैं बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैसे भी देख सकते हैं। बोरॉन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर, तो ट्राइगोनल शेप आ गया। पता है सबको ये सारी बातें? देखो दोबारा से पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे कि सर ये तो इतने जल्दी बता कर चले गए, तो भाई उन सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा थॉरोली लेक्चर डाला हुआ, अपलोड किया हुआ ऑलरेडी उसके बारे में। आपको शौक है आप जाकर वहाँ पर देखो प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ हर में थोड़ी ना मैं पूरा टॉपिक शुरू हो जाऊँगा बताना। ऐसा तो 7 से 8 घंटे लगेंगे मुझे एक पेपर सॉल्व करने में, और इतना आपको ही पता है, और इतना भी बहुत कर रहा हूँ मैं अगर मैं इतना समझा दे रहा हूँ तो। वरना नॉर्मली क्या होता है, आंसर लगा हुआ मिल जाता है आपको, बहुत ज़्यादा हो गया, क्यों आंसर आ रहे कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। नंबर 14 द डेंसिटी ग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 1.60 atm इज डैश। डेंसिटी बतानी है क्लोरीन गैस की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? PM/RT होता है, ये होता है चैप्टर नंबर 4। तो प्रेशर कितना हो गया हमारे पास? प्रेशर हो गया हमारे पास 1.60। कौन सी गैस है भाई? क्लोरीन है, तो 71 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास R हो गया 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री सेल्सियस। प्लस करो 273, यहाँ पुट कर दो। 273 में 50 प्लस करें कितना हो जाएगा? 283, 293, 303, 323। पूरा क्या आ रहा है ओवरऑल? 4.28 आ रहा है। समझ में आ गया सबको? आसान MCQ ये फॉर्मूला आएगा PM/RT। नंबर 15 NaCl and MgO are isomorphous solids because they have same dash। आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या सेम होगा? आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, तो सेम ज्योमेट्रिकल शेप होगा और क्या होगा? दोनों क्यूबिकल होंगे। पता है, पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स। नंबर 16 if the Kelvin temperature of ideal gas is doubled and pressure is reduced to 1/2 the volume the pressure will मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? शॉर्टकट पूछ रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करें, प्रेशर को हाफ कर दे रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो सबसे पहले देखो, सुनो जरा कैसे सॉल्व होगा। टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम 2V हो गया, तो वॉल्यूम भी डबल हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? प्रेशर को हाफ कर रहे हैं, अब प्रेशर का वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर को आधा करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। तो ये दोबारा से क्या होगा? दोबारा से डबल हो गया, तो 2V × 2V कितना हो गया? 4V हो गया। तो 4 टाइम लिखा हुआ है कहीं? ये लिखा हुआ क्वाड्रपल लिखा हुआ। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, क्वाड मतलब होता है 4 टाइम्स लिखा हो चाहे क्वाड्रपल्स लिखा हो, एक ही बात है। वैसे पेपर में 4 टाइम्स लिखा हुआ आता है, उन्होंने एक नया वर्ड यूज़ कर लिया क्वाड्रपल।
डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल होता है ना भाई। तो मसला यहाँ तक लास्ट एमसीक्यू दिखाएं। एक और चीज़ आगे जो आपके रिड्यूस हुआ है पीएच, जैसे पीएच आया था तो एक और चीज़ रिड्यूस से आगे आपका ये है दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया ये रिड्यूस हो चुका है। तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे शॉर्ट में हल्का सा समझ लो नॉलेज के लिए, जैसा आएगा नहीं पेपर में क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है ये। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उनको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कौन सी होती है, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हमारे पास होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये नहीं होगा, ये कॉलिगेटिव है। क्योंकि आपको पता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाते हैं तो इतना ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, तो वो पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है सॉल्यूट के, है ना भाई। राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी नहीं होगा, क्योंकि जितने से जैसे हम लोग सॉल्यूट को इतना ज़्यादा ऐड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आती है, बॉइलिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा हो जाती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट उतना डाउन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हो ना हो चौथा ऑप्शन जो है ना वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये तीन होती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस जो है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसमें सॉल्यूशन की बात ही कोई नहीं होगी उसके अंदर खास, ठीक है। तो ये आएगा नहीं, ये तो हमारा रिड्यूस सिलेबस का इन्होंने एमसीक्यू दे दिया, बट बता दे रहा हूँ है आसान चीज़। तो चार होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मसला सारे आसान एमसीक्यूज से, तो इतना मुश्किल तो नहीं था, हो जाता आराम से। सेक्शन बी दिखाएं। ओके अब सेक्शन बी देखेंगे और जैसे आपको पता है मेरा तरीका क्या है, अगर सेक्शन बी में बुक के अगर एग्जैक्ट सवाल आएंगे तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तो कुछ नया आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला सवाल है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट will be prepared when 200 gram of each Na2S, Na2CO3 and SO2 are reacted। ये गलती उन्होंने इसमें की हुई है कि उन्होंने इसमें इक्वेशन नहीं दी है। इक्वेशन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये ओल्ड बुक का सवाल है। ओल्ड बुक के लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्वेश्चन उन्होंने डाला है कि दोनों के Na2S, Na2CO3, SO2 तीनों के अगर हम जो है वो 200 ग्राम लेंगे तो कितना सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। अच्छा इसको बिल्कुल नीचे पेपर को कीजिए, ज़रा डाउन एरो दबा कर रखिए। जिस बच्चे ने मुझे भेजा है ना उसने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये रही आपको दिख रही है सामने। ये शायद टीचर ने लिखा दी हुई कॉलेज में, डीजे साइंस कॉलेज में बोर्ड पर, तो बच्चों ने अपने अपने पास पेपर में लिख दिया था, क्योंकि ये गलती थी टीचर की। इक्वेशन लाजमी दी होती है तो उन्होंने आखिरी में दिया है जाकर बच्चों को, क्योंकि इसको आप बनाते कैसे, पॉसिबल ही नहीं आप बना सकते, तो ठीक है। अब इसको हम यहीं पर मैं उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहीं पर, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अच्छा दो नहीं तीन रिएक्टेंट है, लंबा काम हो गया। और नॉर्मली क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं ना, इसमें 3 रिएक्टेंट दिए हुए। कह रहे हैं कि इन तीनों के अगर हम 200 ग्राम ले लेंगे तो बताएं इसमें से NO2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट ये कितना बनेगा। 3 बार मास मास रिलेशनशिप आपको लगाना पड़ेगा, 3 टाइम्स, तब जाकर बनेगा ये। तो जो सबसे कम वाला आएगा वो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। आता है सबको लिमिटिंग रिएक्टेंट, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर एक दे दो। क्योंकि मैं आपका इंतज़ार करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 Na2S, तो 246 + 32 ये हमारे पास हो गया 156, 156 ग्राम, ठीक है। इसकी ये पहले मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। अच्छा सवाल में कितने से बताना है, 200 ग्राम से बताना है सवाल में, ठीक है।
ये कितना हो गया, दिस इज हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया 106। और बताना है आपको पेपर में कि 200 ग्राम से कितना होगा। SO2 64 मल्टीप्लाई बाय 4 256 ग्राम, ठीक है। और बताना है 200 ग्राम से कितना बनेगा, और बाकी इसको फाइंड आउट करना है x को, ठीक है बेटा। अब इसमें 3 बार रेशो मेथड लगाएंगे, एक बार इसका, एक बार इससे, एक बार इससे। अच्छा, इसका भी तो एक बार निकालना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा 3, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 46 प्लस 64 प्लस 48 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 474 ग्राम। अब बाकी से कितने बनेगा x समय बताना है, ठीक है। तो 3 बार रेशियो मेथड अप्लाई हो जाएगा। पहली बार करते हैं, एक बार Na2S के लिए करते हैं। 156 अपॉन 474 इज इक्वल टू 200 अपॉन x। 156x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 474। x बराबर हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 474 अपॉन 156। ये x हमारे पास आ जाएगा पहला। जिसको लिमिटिंग रिएक्टर नहीं आता वो लाजमी सीखें उसको कैसे कर रहा हूँ मैं। 156 ये हो गया हमारा 607.6 ग्राम। अभी नहीं पता, बाकी से भी निकालना पड़ेगा। ये एक से निकाला, अब निकालते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से। अब ये देखते हैं कितना बना रहा है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। 106 106 डिवाइड बाय 474 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय x। 106x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 474। x बराबर हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 474 अपॉन 106। ये आ गया 894.3। बेटा ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा तो यही है, इससे कम तो ये बन रहा है। अगर होना आंसर तो ये आंसर नहीं होगा, या तो ये हो सकता है। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं, फैसला हो जाएगा फाइनली, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कितना बना रहा है, 256 अपॉन 474 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय x। ये हो जाएगा 256x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 474। x बराबर हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 474 अपॉन 256। कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 474 डिवाइड बाय 256। ये आ गया 370.3। x आ गया 370.3 ग्राम। अब सबसे कम क्या हो, यही हो गया। तो SO2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस्ड इज 370.3 ग्राम। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया, आपका कंप्लीट समझ में आया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में जरूरी, ये ओल्ड बुक का सवाल है। जो पुरानी बुक थी ना, उसमें एग्जाम्पल में ये था, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है बुक, ये वहाँ से उन्होंने दिया। इसमें 3 रिएक्टेंट गिवन है। रिएक्टेंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अक्सर हमारे पास 2 वाला हम लोगों ने सॉल्व किया। वो क्लियर है? कोई मसला कुछ पूछना है किसी को, समझ में आया सबको? अब जिसको चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हुआ था वो लास्ट में देखें कैसे किया है, ठीक है। अब आ जाए, वापस आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। व्हाट आर ऑर्बिटल्स एंड व्हाट डज ईच ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद? ड्रॉ द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो एक जूम आउट कर दे जरा ताकि दिख जाए, एक माइनस पे कर दे। हाँ, ये चीज़ 2 बार कर दिया आपने। हाँ सही। व्हाट आर ऑर्बिटल्स एंड व्हाट डज ईच ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद? ड्रॉ द शेप्स ऑफ सम डिफरेंट ऑर्बिटल्स। रोड राइट करें। अब बस डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होते हैं? हर ऑर्बिटल किससे, मतलब S का क्या मतलब है, P का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है, F का क्या मतलब है, S और शार्प लाइन,
P for principal line, D for diffuse line, F for fundamental. Draw the shapes of different orbitals and their orientation. मतलब different shapes orbital के draw, S और P का ही draw कर पाएंगे, P में PX, P में PZ कर देना है, D और F नहीं करना, क्लियर है? और के ओरिएंटेशंस बता रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल का सवाल है जो हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा था ना बेटा, वो पूरा एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट है स्टेट हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल को स्टेट करें। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ईच ऑफ द। एक और जूम आउट करें, शायद और छोटा पेपर है, 2 बार हो गया। एक बार करें, दोबारा करें, हाँ सही है, एक ही बार हो रहा है, सही है, सही छोड़ दो। तो दिख रहा है सबको अभी? तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को स्टेट करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है। अब K+1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, है एटॉमिक नंबर 19 है लेकिन 18 आएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, क्लियर है? 18 हो गया। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, D को फुलफिल करेंगे, स्टेबल करेंगे, तो 4s1 और 3d10 हो गया। कॉपर समझ में आया सबको? आता ही करना ये। Br-1 Z36, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, 36 लगेंगे, 35 है तो -1 चार्ज का मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ भाई, ठीक है? इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 36 हो गई। समझ में आ गया सबको? ये करना आता है, लाजमी करना है, ये सवाल छोड़ना नहीं है किसी को, ये बोर्ड एग्जाम है तो हलवा सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं की ली क्लास, कोई मसला नहीं है, एक लेक्चर देख लो समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। मेरा बहुत डल से डल बच्चों को समझ में आ जाता है, इतना आसान चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आता है तो बहुत अच्छी बात है, मसला ही कोई नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 आर प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ 10 dm3। Kc इतना है, ठीक है? और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द गिवन रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ Kc इज दिस। 2 सवाल है, मतलब और करके इन्होंने 2 क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम एंड में देख लेते हैं, ठीक है? 4 अभी इसको हम एंड में देखते हैं, बाकी सवाल देखते हैं पहले, न्यूमेरिकल एंड में हो जाएगा। उसके लिए मुझे वाइट शीट चाहिए होगी ना, उस पर लिखेंगे। नंबर 5 है, ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 एंड राइट डाउन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो डिटरमाइन इट्स बॉन्ड ऑर्डर। ये तो हो जाएगा MOT, ऑक्सीजन का किया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजरिंग स्केल फॉर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, मतलब व्हाट इज द मेजरिंग स्केल फॉर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। यहाँ पर आपको डायपोल मूवमेंट बताना है, तो डायपोल मूवमेंट से ही पोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं ना भाई। डिफाइन एंड एलेबोरेट, एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स हाउ इट्स अफेक्ट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो वो व्हाट इज द मेजरिंग स्केल फॉर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, तो डायपोल मूवमेंट बता देंगे, डिफाइन एलेबोरेट कर देंगे। एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स हाउ इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लीनियर होता है तो डायपोल मूवमेंट 0 होता है, और अगर लीनियर नहीं होता है, एंगुलर होता है, डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना बेहतर है, ये सवाल छोड़ दो, वहाँ फिर आके किया है उन्होंने। नंबर 7 है, अ केमिस्ट हैज सिंथेसाइज्ड अ गैस हुज डेंसिटी वाज फाउंड दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। ये बुक का सवाल है, बुक के सेल्फ असेसमेंट है ना, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करूँगा मैं, ठीक है? तो ये हमारा पास इस तरह से हो जाएगा, ये सॉल्व करूँगा। ये सवाल थोड़ा सा नया सवाल है, बुक ओल्ड बुक से दिया हुआ उन्होंने, ये सॉल्व कर दूँ। बाकी ये तो बुक का सवाल है, सेल्फ असेसमेंट है, ग्राहम स्लॉट डिफ्यूजन का नहीं, बल्कि भाई D = PM/RT, डेंसिटी दिया है, PM/RT मैम निकाल लेंगे, dRT/P आ जाएगा। बाकी बात है, बुक का सवाल है, सबकी कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा करने की, ठीक है? आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट टेक्स 8.5 seconds फॉर 5 cm³ of CO2 गैस टू फ्यूज थ्रू अ porous
material at a particular temperature and pressure, how long would it take for 5 cm cube of F2 gas to fuse from the same container? ये बुक का सवाल है। V अपॉन टी ए इक्वल टू VB अपॉन TB, ये वाला टाइम वाला पता है। ये देखो ऊपर वाला सवाल तो इस तरह से हो जाएगा, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, डेंसिटी। अच्छा बताना क्या है, M बताना है, M इक्वल टू DRT अपॉन P। यह आ गया हमारा डेंसिटी, D आ गया, यह आ गया हमारा टेम्परेचर, इसमें प्लस कर देना 273, 300 हो जाएगा। प्रेशर आ गया हमारा ये, R तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा इसका आंसर 7 का। 8 में क्या है, ये VA अपॉन TA वाला, दो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, VCO2 अपॉन टाइम ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय दूसरी गैस कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, T ऑफ SO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिकुलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ CO2। याद है ये चीज़। अब वॉल्यूम CO2 का कितना हमारे पास है, 5 cm क्यूब है ना, ये 5 हो गया। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 8.5 सेकेंड डिफ्यूज़ होने में। टाइम SO2 को कितना लगेगा यही बताना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, सही है। और कंटेनर वही है 5 cm क्यूब का, ये इसका हो गया 64, 64, इसका 44, 5 से 5 कैंसिल, TSO2 निकाल लो। बुक का सवाल है, बुक में किया है ऐसा, सबको आता है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हाउ Kc इज यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये तो रट्टा मारा होगा, याद करके लिख दो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन pH, ये देखो रिड्यूस हुआ हुआ है लेकिन बार बार आ रहा है, तो pH कर लो भाई। तो डिफाइन pH डिफाइन करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, बैटरी में डेफिनेशन याद की थी pH की, पावर ऑफ H प्लस आइंस। कैलकुलेट द H प्लस आइन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हैविंग pOH इक्वल टू 9.5। H प्लस आइन कंसंट्रेशन बतानी है, ये क्लास 10 में पढ़ा होगा तो याद आएगा। और pOH कितना है 9.5। तो देखो pOH से H प्लस कभी नहीं आएगा, pH निकालना पड़ेगा। तो pH कितना हो गया 14 माइनस 9.5, कितना आया pH हमारे पास 14 माइनस 9.5, ये आ गया हमारे पास 4.5, ठीक है 4.5। और H प्लस आइन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैट्रिक में याद किया था, एंटी लॉग माइनस pH, याद आया कुछ, एंटी लॉग माइनस pH। तो ये हो गया एंटी लॉग माइनस का 4.5, सिंपल आंसर आ जाएगा ये हमारा। और देखो मुश्किल नहीं है, (3.16 एक्सपोनेंट माइनस 5) 3.16 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल्स पर DM क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। नंबर 11 स्टेट ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, शॉर्ट में आ गया। आल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये इफेक्ट बताना है टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाने का। इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड, चूँकि एक्सोथर्मिक है। यहाँ हो गए तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चूँकि दोनों दो मोल है ना भाई। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड, चूँकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पता है ये सब कर लोगे, किया हमने ऐसा सवाल चैप्टर 7 के एंड में, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल में हो जाएगा। नंबर 12 एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टर-डोरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एग्जाम्पल, हो जाएगा ये काम। नंबर 13 गिव रीजन, साइंटिफिक रीजन देने। प्रेशर कुकर इज यूज फॉर रैपिड कुकिंग, हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, हो जाएगा। पाउडर जिंक रिएक्ट्स क्विकली विद HCl देन सॉलिड लैम्प बाय सरफेस एरिया वाला। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में तो बताया भाई, हो जाएगा। तो मसला आगे बढ़ो। डिफरेंस करना है VBT MOT के बीच में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी MOT, और क्या है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें तो एक ही पॉइंट आ सकेगा, पढ़ा था ना हमने, एक में डार्क बैकग्राउंड होता है और एक में कलरफुल बैकग्राउंड होता है, तो वो उसका बताना है, एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। याद है लाइन स्पेक्ट्रम के टाइप्स में मैंने बताई थी, वो डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, कर लोगे। आया नहीं कभी, उन्होंने पूछ लिया, ऐसे खुद भी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन C लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक शॉर्ट हम छोड़ के आ रहे पीछे से, ठीक है, तो वो हम करेंगे क्लास के एंड में। सेक्शन C देखते हैं जब तक।
क्वेश्चन 3 आप देखो, दो कोई एक पार्ट हमें पूरा करना है, चूंकि 2 क्वेश्चन करने हैं ना, तो ए बी मिलाकर करना होता है। पहला क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वैन डर वाल्स इक्वेशन, आल्सो राइट डाउन यूनिट्स फॉर वैन डर वाल कांस्टेंट। ये हो जाएगा ये सवाल। वैन डर वाल इक्वेशन को पूरा ड्राइव करेंगे, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, ए और बी की यूनिट निकालेंगे, और पहले वाले में क्या करें, वो लिख देंगे कॉजेज ऑफ डेविएशन में ना, वो जो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन है ना, वो आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं। बिकॉज एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, दैट्स व्हाई डिविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हो जाएगा नहीं काम? तो कभी परेशान नहीं होना ये वाला सवाल देखिए सर इसमें क्या लिखेंगे, तो बस वही एक्सेप्शंस लिखेंगे जो लिमिटेशंस हैं बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ। तो ये तो हो जाएगा। बी देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस वन, इसी के लिए हम लोगों ने किया है। आल्सो टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, तो केसी केपी के बीच रिलेशनशिप बता देना है, ग्रेटर देन लेस देन वाला हो जाएगा। क्लियर है का मसला? दोनों पार्ट हो जाएगा, एक लॉन्ग निकल गया, एक और लॉन्ग निकालना है बस हमें, लेकिन हम तीनों लॉन्ग निकालेंगे अभी, देख कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स आ जाएंगे, मेन पॉइंट्स। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द मतलब इलेक्ट्रॉन। तो न्यू निकालना है और न्यू बार निकालना हो जाएगा। लास्ट के 2 डेरिवेशन कर लेने। एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी को नहीं फाइंड आउट करना है, एनर्जी को स्टार्ट करके एनर्जी के बाद की चीज़ें करनी है, मतलब न्यू निकालना है, न्यू बार निकालना है। क्लियर है? उसके बाद बी क्या, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कट गया ये बेटा, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये रिड्यूस है, इसके एमसीक्यूज भी दिया हुआ उन्होंने। रिलेटिव लोअरिंग, नहीं सॉरी, क्वालिटेटिव नहीं है ये, राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ है, चेक करो। प्रूव दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग किसे कहते हैं, डेल्टा पी ओवर पी नॉट, यही होता है। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 के बराबर होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब ये प्रूव करें, प्रूव करने का मतलब पूरी डेरिवेशन करनी है राउल्स लॉ की, प्रूव हो जाएगा ये। थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ पता है ये सबको। आल्सो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसी के सबसे ये भी दोनों निकल गया, दो लॉन्ग हो गया, पेपर खत्म। लेकिन तीसरा लॉन्ग भी देखेंगे। अभी तो मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ ना, एज अ स्टूडेंट क्या पता आपको ना आता हो, तो हम क्या पता आपको कोई एक लॉन्ग ना आता तो हम ये निकालेंगे। मैंने पढ़ाया हुआ ये सारा है, कुछ ऐसा नहीं कि आउट आ गया, लेकिन इतना पढ़ाया हुआ है सारा बच्चा होना पढ़ लेता है। कुछ बच्चों को कुछ आता है, कुछ को कुछ आता है, तो क्या तीसरा लॉन्ग भी देखते हैं। राइट डाउन ऑल द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर के पोस्टुलेट लिख लें। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ AlCl3 एंड H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। AlCl3 का तो आपका आ जाएगा ट्राइगोनल, है ना, और H2O वाटर का आ जाएगा आपका एंगुलर या बेंट या वी शेप। सही है, हो जाएगा। पूरा सॉल्व तो नहीं करूँ, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब हो जाएगा। ओके। बी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये लिखाना है मुझे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना, पीसी में भी आया हुआ था, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक ये मुझे आपको लिखाना है और एक क्रिटिकल टेम्परेचर लिखाना है। ये 2 चीज़ें रहती हैं, तो मैं लिखा दूंगा अभी क्लास के एंड में, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो, सिंपल अगर मैं आसान लफ्ज़ों में डिफरेंस अगर मैं आपको यहीं पे बता दूँ ना, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इसका तो हमें पता है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट एक्सप्रेशन, है ना भाई। अगर हमारे पास कोरिलेट एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू K, A की पावर M और B की पावर N, तो अगर हम M और N को प्लस कर देंगे तो क्या यही ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम सबको पता है। मॉलिक्युलरिटी क्या चीज़ होती है, मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन समझो ज़रा कि व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of reactant taking part in rate determining step or slow step is called molecularity। ये होती है बेटा मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन, या डिफरेंस भी कह लो।
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मीन्स कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो उसमें जो स्लो स्टेप है, अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जिसमें हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा होता है। तो फास्ट रिएक्शन की स्पीड निकालनी मुश्किल होती है और स्लो रिएक्शन की स्पीड हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई स्लो स्टेप है जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, ठीक है, तो स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहलाते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि अगर एक रिएक्शन मिसाल के तौर पे देखो कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है A+B, ये C बन रहा है, ये C+D, ये E बन रहा है, और ये रिएक्शन हमारे पास स्लो है, एक रिएक्शन हमारे पास फास्ट है। तो फास्ट रिएक्शन की बात नहीं करते हैं, स्लो रिएक्शन की बात करते हैं। स्लो रिएक्शन में अगर इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसको हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब इसके मॉलिक्यूलरिटी 2 है। स्लो स्टेप में, स्लो रिएक्शंस में जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका समेशन। बस समझ में आ गया। तो ये मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ से देखते हुए समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आंसर ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ये डेफिनेशन वाइज डिफरेंस हो जाएगा इसमें। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना गिवन डेटा की मदद से, यहीं पर निकाल कर दिखा देता हूँ डेटा में, ठीक है। देखें कैसे निकलता है, चेक करें। 0.1 से 0.2 हो रहा है, 2.52 से 10 हो जा रहा है। बुक का सवाल है, इसके ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर हो गया, एक है सेकंड ऑर्डर यहाँ से। 0.1 से जब 0.2 हो रहा है तो 2.52 से 5.04 हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर आ गया। आते करना सबको, ये बुक का सवाल है। तो मसला सारे पेपर हो गया सॉल्व। ए भी देखो दोनों निकल गए इसको। तो बड़ा आसान पेपर है डीजे साइंस कॉलेज का। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे के लिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो हर पेपर मुश्किल है, चाहे कोई भी पेपर आ जाए। मतलब को बहुत आउट चीज़ नहीं दिया उन्होंने, सही पेपर बनाया है कि कर सकता है एक इंसान। एक जो है ना न्यूमेरिकल रह गया सेक्शन 20 से, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था टिपिकल सा, तो वो देखते हैं, ठीक है। वापस आओ, सेक्शन बी में वो जो केसी वाला न्यूमेरिकल था, ये रहा 4। यहाँ तो कुछ पूछना है पेपर में किसी को? समझ में आ गया सबको? ओके। ठीक है बेटा, ये देखो इसमें 2 सवाल है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में 2 सवाल है। ये एक अलग क्वेश्चन है और करके ये एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द गिवन रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज दिस। तो हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा n। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना बेटा, यह तो आता है हमें करना। Kc कितना है? Kc है 0.0012, R आ गया 0.0821, टेम्परेचर कितना आया, कहाँ गया टाइम, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन हो जाएगा, प्लस 273 करेंगे तो। और डेल्टा एन, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। डेल्टा एन में से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से माइनस करते हैं ना, यहाँ पर तो 2 - 4 हो जाएगा, -2। चलो सही है, निकालते हैं। -2 आ रहा है ना बेटा इसमें डेल्टा एन, चूँकि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स होता है ना, तो ये 2 मोल हो गया, या 3 - 1 4 हो गया, तो -2 आ गया। देखते हैं कि वैल्यू क्या निकल रही है। अब ये तो उन्होंने आउट दे दिया, बड़ा वैल्यू अलग कर दिया, बुक में तो ये वैल्यू नहीं थी। 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 पावर -2, 1.97 एक्सपोनेंट -6, ये आ रहा है। Kp आ गया 1.97 एक्सपोनेंट -6। यूनिट क्या निकल जाएगी, तो
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना ATM की पावर -2 आ जाएगी ना यूनिट में इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी सी उन्होंने ऐसी दे दी है कि पावर माइनस में आ रहा है, वरना पावर प्लस में आ रहा होता है एक्चुअली, बट आ सकता है माइनस में भी, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो केसी की बहुत छोटी वैल्यू आ रही है इसकी, 1.97 एक्सपोनेंट -6 ATM -2। समझ में आया सबको ये वाला पोर्शन? लेकिन ये मुझे नहीं सिखाना है आपको, मुझे आपको सिखाना है ये वाला पोर्शन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 आर प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ 10 dm3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देख लो जरा, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, डीजे साइंस कॉलेज का पेपर फिर एंड हो जाएगा हमारा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 आर प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ 10 dm3। अब देखो इसमें आइस टेबल बनेगा, PCl5 ये रहा और ये बना PCl3 प्लस Cl2। अब तीन चीज़ें हैं, इनिशियल है, चेंज है, इक्विलिब्रियम है। इनिशियली क्या कह रहे बेटा आपसे कि इसका 1 मोल दिया जा रहा है और ये 0 0 हो गया, ये हो गया -x, समझ में आ रही बात सबको? ये हो गया -x, ये हो गया +x, ये हो गया +x, ये हो गया 1 - x, ये x। क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 आर प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम, x बताना है बेटा, ये बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब केसी दिया हुआ है उन्होंने, देखो केसी दिया हुआ 0.041, ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये तो डेटा बन गया हमारा। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। हमें पता है केसी बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये रहा हमारा प्रोडक्ट और ये रहा हमारा रिएक्टेंट। केसी कितना दिया हुआ है भाई, 0.041 बराबर हो गया, ये हो गया x, ये हो गया x और ये हो गया हमारा 1 - x, इधर चला जाएगा। 0.041 इंटू 1 - x इज इक्वल टू x²। ये हो गया 0.041 माइनस 0.041x इज इक्वल टू x²। ये हो गया x² प्लस का 0.041x, इसके बाद माइनस का 0.041 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ओल्ड बुक का सवाल है, चूँकि मुझे अंदाज़ा हो गया था। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ से x निकालना है हमें। अब देखो क्या चीज़ आ गई, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो रहा था यहाँ पर, तो मैंने नहीं किया जो। अब ज़रा देखो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो बैठे हैं वो लास्ट में देखें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो इसमें से अगर आपको x निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक का, इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो तुम। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आराम से हो जाएगा ना, कर सकते होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं QF। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पता है सबको, बाकी भी बच्चे जानते हैं, 9-10 में ही पढ़ा है आपने। ये a की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 1 है, b की वैल्यू क्या है 0.041 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 0.041। सही आ रहा है यहाँ तक का मसला, इसलिए मैंने बोला बेटा सॉल्व करने दो मुझे, ये नया किस्म का सवाल है। माइनस का सही यहाँ तक सही हो रहा है, वो मसला तो नहीं, देख लो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे खास तौर पे। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं, x बराबर हो गया माइनस का 0.041 प्लस माइनस अंडर रूट b² 0.041 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 1, c हो गया माइनस का 0.041 अपॉन 2a। अब ये पूरा अंदर सॉल्व होगा, लग रहा है मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री तो लग ही नहीं रही है। माइनस का 4 फिर ये 1 फिर ये माइनस का 0.041
0.407, ये हो जाएगा माइनस का 0.041। अच्छा, इसका रूट भी ले लेता है डायरेक्टली, जल्दी हो जाएगा। 0.407 का रूट ले लिया, 0.637 प्लस माइनस 0.637 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आइदर और करना पड़ेगा इसमें, अब इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। आइदर और आदर ये हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा माइनस 0.041 प्लस का 0.637 अपॉन 2, या माइनस का 0.041 माइनस का 0.637 अपॉन 2, दोनों x आ गया। अब निकाल लेते हैं तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज। तो पहला आ गया 0.298 और उसका कितना आ गया, माइनस का 0.339। अच्छा, अब देखो ये दोनों आंसर तो सही नहीं होंगे ना भाई। अब कोई एक आंसर इसमें हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा, ये हमारे पास था x है, x आया तो उसका मतलब मोलैरिटी आई हमारे पास, ये मोलैरिटी आई है। अब दोनों आंसर तो करेक्ट नहीं होंगे, आपको पता है मोलैरिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, हमेशा प्लस में होती है, तो ये इग्नोर हो गया। ये हमारे पास करेक्ट हो गया 0.298 मोलर। लेकिन सवाल में क्या बोला आपसे, सवाल में बोला आपसे कि मोल्स बताएं PCl2 के कितने बन रहे हैं। हमें आया क्या है, मोलैरिटी, और वॉल्यूम दिया हुआ है सवाल में कि dm3 के दिया हुआ है, dm3 ये रहा 10 dm3। तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है, मोलैरिटी बराबर होता है मोल अपॉन dm3 के ना। तो मोल किसके बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू dm3 के। तो मोलैरिटी है 0.298, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.98 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। तो काफ़ी लंबा सवाल है।